नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी खास पेशकश देख रहे हैं आप। दरअसल लंपी वायरस देश के कई राज्यों में अपना पांव पसार चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा हालत अगर कहीं खराब है तो वो राजस्थान है। यहां इसका प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। राजस्थान में लंपी वायरस अब तेजी से फैलने लगा है। अब तक इसकी चपेट में लाखों पशु आ चुके हैं। प्रदेश में हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। पूरा सिस्टम लाचार महसूस कर रहा है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि ये कोरोना की तरह ही वायरल डिजीज है, इसलिए ये पशुओं में तेजी से फैल रहा है। दूसरी तरफ सरकार और पशुपालन विभाग का दावा है कि लंपी वायरस की रोकथाम के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं। किसानों को जागरूक करने के साथ साथ बीमार पशुओं को क्वारंटीन कर उनका इलाज किया जा रहा है। जल्द ही इस वायरल रोग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा। लेकिन मवेशियों की लगातार हो रही मौत से पशुपालकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ है कि आखिर इस लंपी से निपटा कैसे जाए। यह रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। लंपी का गोवंशों पर कहर, चारों ओर मर रहे पशु, कराह रहा प्रदेश का किसान। लंपी वायरस का आतंक पूरे प्रदेश के मवेशियों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। एक तरफ जहां हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है, दूसरी तरफ इस बीमारी का कोई अस्थायी समाधान नहीं मिलने से पशुपालक कराह रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सूबे में लंपी से प्रभावित मवेशियों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि 45,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। हर रोज मर रहे पशुओं के कारण मरुधरा की धरती मवेशियों की कब्रगाह बन गई है। 5 अगस्त 2022 को हमने इस लंपी सेंटर की शुरुआत की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में हमारे पास जैसे 40, 50 गायें एक दिन में आती थी। प्रशासन का भी इसमें भरपूर सहयोग रहा कि उन्होंने अपनी तरफ से 2 डॉक्टर की नियुक्ति यहाँ पर करवाई है। 2 डॉक्टर हमने अपने यहाँ पर निजी तौर पर यहाँ पे रखे हैं। आगे भविष्य में क्या करेंगे ये देख के हमें बहुत अफसोस होता है कि अब हम क्या करें। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि जितने भी अभी लगे हुए हैं इस सेवा कार्य में, जितना हो गायों को बचाने की कोशिश की जाए ताकि अपना यह गोधन बच सके। सवाल इस बात का है कि इस लंपी वायरस से निपटने में एक तरफ जहां सिस्टम लाचार महसूस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब तक कोई अस्थायी इलाज नहीं मिलने के कारण अब सवाल भी उठने लगे हैं। आखिर महीनों बीत गए, अब तक कोई स्थायी इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? हालांकि जैसलमेर जिले में पिछले 1 सप्ताह से लंपी रोग से किसी जानवर के मरने की रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन भरतपुर और बीकानेर समेत कई जिलों में हाल के दिनों में लंपी के मामले तेजी से बढ़े हैं। गोवंश को बचाने के लिए एकत्रित होएं और इसकी मदद करें, नहीं तो आइंदा समय में इसके दुष्परिणाम मनुष्यों को भुगतने पड़ेंगे। गायें कम होने से, दूध कम होने से नकली दूध का कारोबार बढ़ेगा और उससे बनने वाले हर खाद्य पदार्थ से नुकसान मनुष्य को ही होने वाला है। उसको यहाँ तक पहुँचाने की कृपा करें ताकि उसका इलाज किया जा सके। हम पशुपालकों को भी एक जो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कोई भी लंपी स्किन डिजीज का लक्षण किसी जानवर पाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से अपने स्वस्थ जानवरों से उसको आइसोलेट कर दे, दूसरे बाड़े में शिफ्ट करें और जो अपना बाड़ा है उसकी साफ सफाई रखे, पानी इकट्ठा नहीं होने दे, जैसे कि मक्खी मच्छर वहाँ पैदा नहीं हो, क्योंकि मक्खी मच्छरों से ही फैलने वाला रोग है। हालांकि लंपी से रोकथाम के लिए मवेशियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने भी गोवंशों को बचाने के लिए टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अब तक 6.5 लाख के करीब मवेशियों को टीका लगाए जा चुके हैं। साथ ही इलाज से 6.25 लाख के आसपास मवेशी रिकवर भी हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान में रिकवरी रेट अच्छी है और संक्रमण एवं मृत्यु दर में भी गिरावट आ रही है। लंपी वायरस को लेकर सरकार भी गंभीर है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने गुरुवार को पंत कृषि भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों सहित सभी संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर लंपी वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। साथ ही कटारिया ने कहा कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हैं और डेयरी फेडरेशन के माध्यम से 25 लाख टीके और खरीदने की कार्यवाही की जा रही है। लंपी रोग से रोकथाम में आयुर्वेदिक औषधियां काफी कारगर साबित हो रही हैं।
मंत्री कटारिया ने इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने पर भी बल दिया। उनके अनुसार जालौर जिले में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई औषधियों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हालांकि इसके साथ साथ गौशालाओं में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि संक्रमण को रोकने में मदद मिल सके। जी मीडिया के लिए जयपुर से शशि मोहन शर्मा, भरतपुर से देवेंद्र सिंह और बीकानेर से रौनक व्यास की रिपोर्ट। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन तमाम जो पशुपालक हैं वो बेहद परेशान हैं और जिस तरीके से लंपे वायरस ने अपना कहर बरपाया है, कई तरीके के सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं और उन सवालों का जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। आपको बता दें, डॉक्टर एमएन सिंह हमारे साथ अतिरिक्त निदेशक हैं पशुपालन विभाग के, और कुछ देर बाद डॉक्टर धर्म सिंह मीणा हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि वेटनरी प्रोफेसर हैं, और संजय माहेश्वरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है और तमाम जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं, इस पूरी चर्चा में अपने अनुभव को बता सकते हैं, व्यवस्थाओं का जो दावे किए जा रहे हैं, जमीन की स्थितियां वो बता सकते हैं। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, शशि मोहन राजधानी जयपुर से और बीकानेर से त्रिभुवन रंगा जो कि ग्राउंड जीरो की हकीकत बताएंगे। मैं तमाम मेहमानों के पास आऊं उसके पहले सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा त्रिभुवन रंगा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीकानेर की तस्वीरें अलग अलग तरह की आई जिसे न सिर्फ राजस्थान ने पूरे देश ने देखा। लंपी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है, कितना फर्क उसमें बीकानेर में देखने को मिल रहा है? त्रिभुवन आप सुन पा रहे हैं? चलिए त्रिभुवन के पास जाएंगे। शशि मोहन जयपुर से हैं हमारे साथ। शशि मोहन, आपसे यही सवाल पहले जानना चाहेंगे, जमीन की स्थिति क्या है? दावे जो है वो कागजों में जरूर हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हों या फिर चाहे विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत जो है क्या बयां कर रही है? देखिए अभिनव, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पशु वोट नहीं देते, इसलिए केवल इसी आधार पर पशुओं का ध्यान नहीं रखा जाए, ये नहीं होना चाहिए। इस पर सिद्धांत है, सभी सहमत होंगे, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो। हालांकि राजस्थान में स्थितियां पिछले कुछ दिनों में सुधरी, लेकिन जो तस्वीर बीकानेर के जोड़बीड़ से आई वो हैरान कर देने वाली थी। सवाल ये उठता है कि मृत पशुओं का खुले में निस्तारण, यहाँ पर ये बात सही है कि विभाग कहता रहा है कि गिद्ध जो हैं वल्चर प्रजाति के, उनको संरक्षित करने के लिए उनके लिए यहाँ पर खुले में ही पशु डाले जाते हैं, लेकिन क्या लंपी से संक्रमित पशुओं का भी खुले में निस्तारण उनकी बॉडी का होना न्याय संगत कहा जा सकता है? क्या उसको डिस्पोज ऑफ करने का जो तय तरीका है, नमक, चूना या कोई और केमिकल डाल करके उसको गड्ढे में डाला जाए और फिर उसको मिट्टी से ढका जाए, बूरा जाए पूरा, क्या ये तरीका सही होगा? हालांकि इस बीच ये तस्वीर ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में संक्रमण कम हुआ है। जोधपुर में 1 लाख से ऊपर संक्रमण पहुंच गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं उन्होंने राजस्थान के अधिकारियों से मदद इस बात के लिए मांगी है कि राजस्थान का पैटर्न क्या रहा है लंपी से निपटने के लिए, और ये राजस्थान के लिए अच्छी बात कही जा सकती है। लेकिन चिंता की बात खुद पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के शब्दों में, हरियाणा में भैंसों में यह संक्रमण होने लग गया है। देखिए, गाय और भैंस दोनों में ये बात सही है कि धार्मिक मान्यताओं पर और लोगों की संवेदनाओं से जुड़ा विषय गाय का होता है, लेकिन भैंस अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, पशुपालक की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की दुग्ध उत्पादक जो सहकारी समितियां हैं उनकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। एक भैंस की कीमत 70,000 से 1 लाख के बीच में आती है, और अगर भैंसों में संक्रमण हो गया और भैंसों में अगर मृत्यु दर बढ़ना शुरू हो गई तो ये पशुपालकों के साथ ही प्रदेश की जीडीपी के लिए भी चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि अगर पशुधन के हिसाब से देखें तो देश भर में दूसरे नंबर पर दूधारू पशु राजस्थान में आते हैं, और यह राजस्थान की जीडीपी का तकरीबन 9.16% हिस्सा है जो दूध से जो रिटर्न आ रहा है, दूध से जो जीडीपी में योगदान आ रहा है पशुधन से, वो राजस्थान का ये पशुधन दे रहा है। लेकिन अगर ये प्रभावित होता है, हालांकि अलग अलग समय अलग अलग राय आती है। जब पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं वो यहाँ आए थे, मीटिंग लेकर गए, उन्होंने वैक्सीन सप्लाई का आश्वासन भी दिया, तब उनका कहना था कि दूध शुरुआती तौर पर काम में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन बाद में विशेषज्ञों की ये राय आई कि दूध को अच्छी तरह उबाल करके
और फिर ठंडा करके काम में लिया जा सकता है। उससे वायरस कोई नहीं आएगा दूध में। लेकिन कई गौशालाएं ऐसी हैं जिनका दूध डेयरी में सप्लाई होता है, वहां पर निगरानी कौन रखेगा और किस तरीके से ये दूध सप्लाई होगा। अगर दूध में कमी आई तो आप ये मान के चलिए कि दूध के दाम भी बढ़ेंगे और घी के दाम भी बढ़ेंगे, और उससे असर जो महंगाई का सामना कर रहे लोग हैं पहले से, उनके ऊपर भी पड़ेगा। ऐसी सूरत में लंपी को लेकर के ज्यादा सावचेत होने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन तो उपलब्ध है लेकिन इसकी कोई ठोस दवा नहीं है। गुड़ मेथी के साथ में दवाएं देना ये बात अलग है, देसी उपचार हैं। नीम की पत्तियां जला करके उसको मक्खी मच्छर और कीट से मुक्त करना उस पशु के बाड़े को, ये बात अलग है कि ये उपचार हैं। लेकिन अगर और ज़्यादा स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं तो चिंता की स्थिति हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण सवाल जो आगे एनएम सिंह जी और धर्म सिंह मीणा जी भी उस पर प्रकाश डाल पाएंगे, ये पशुपालकों की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं, स्वतंत्र जगह से जो आंकड़े आ रहे हैं और पशुपालन विभाग से जो आंकड़े आ रहे हैं मृत पशुओं के, उसमें अंतर क्यों आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या कोई आपदा में अवसर देख करके इस अंतर को बढ़ा रहा है या विभाग उसको दबा रहा है, ये बड़ा सवाल है। जी अभिनव। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और उसी का जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर हेमंत सिंह हमारे साथ अतिरिक्त निदेशक है पशुपालन विभाग के। हेमंत सिंह जी, आपको नहीं लगता कि काफ़ी देर हो गया जागने में, इसलिए जो है इतना फैलाव राजस्थान में हो गया? क्योंकि 12 राज्य तकरीबन है जहां पर लंपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन राजस्थान की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो गई। इसके पीछे वजह क्या आप लोग देख पाए? ये देखिए, ऐसा है जैसा कि आप जानते हैं कि ये रोग एक वायरल रोग है। वायरस का जो फैलाव होता है, वायरस का फैलाव एक पशु से दूसरे पशु और उन पशुओं के बीच में आने वाले कीट पतंग, मच्छर, मक्खी आदि। शुरुआती दौर में आप देखें तो राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रों में आया था। पश्चिमी क्षेत्र हमारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पे आमतौर पे आप जैसलमेर, बाड़मेर आदि में देखेंगे तो पशुओं को बांधा भी नहीं जाता है, और पशुओं का जो विचरण क्षेत्र होता है चराई का, जो जाने का, वो बहुत लंबा लंबा होता है। आसपास के कई गांव वाले पशु एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, तो इस तरह से वो इन्फेक्शन लगातार फैलता रहता है। और एक बार जब इन्फेक्शन काफ़ी बड़े व्यापक स्तर पे फैल जाता है, बड़ी पॉपुलेशन को जब वो कवर कर लेता है, तो उसके बाद एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव फैलता रहता है। किसी भी प्रकार की आप रोक आवाजाही पर लगावें, हालांकि सरकार की ओर से मेले, हाट सभी पे प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन जो ये आवारा पशु होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, कोई परिवहन का साधन है उनके माध्यम से भी फैल जाता है। पशुओं में कीट मच्छर के अलावा जो पशुपालक है वो भी यदि एक पशु से दूसरे पशु के पास जाते हैं तो वायरस को एक दूसरी जगह फैला सकते हैं। तो जब ये एक व्यापक रूप से 10-12 जिलों में पश्चिमी क्षेत्र में फैला, उसके बाद में अब ये दूसरे जिलों में भी धीरे धीरे फैल रहा है, तो एक बार क्योंकि आपके पास में सीधे रूप से इसका कोई उपचार नहीं होता है, वायरल बीमारी आती है, पहली बार राज्य में हमारे आई है, बल्कि मैं देश में भी कहें तो 2 साल से आनी शुरू हुई है। प्रॉपर इसकी वैक्सीन नहीं थी, हालांकि बाद में इसकी रोकथाम के लिए हम गोट पॉक्स वैक्सीन काम में ले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आप फैलाव का जो प्रश्न है, उससे मेरा यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे आवारा पशु सभी तरफ है, ये मानसून का ऐसा समय था जब चराई के लिए चारा उपलब्ध था और सभी लोगों के पशु जा रहे थे, तो एकदम से पशुपालकों के समझने में भी फेर आता है। आज पशुपालक इतना जागरूक हो चुका है प्रचार प्रसार माध्यमों से, लेकिन जब ये बीमारी स्टार्ट हुई थी उस वक्त इतना जागरूक भी नहीं था, वो लोग थोड़ा हल्के में भी लेते थे। हेमंत सिंह सर, तो ये पशुपालन विभाग तो जागरूक था ना, चलिए पशुपालकों को एक पल के लिए हम अलग हटा देते हैं। पशुपालन विभाग तो अलर्ट था। जब आप कह रहे हैं कि पश्चिमी इलाके में जब इस तरह के केसेस आए, अगर उसी समय एहतियातन कुछ कदम उठाए होते हैं तो कहीं ना कहीं फैलाव की गति ये तो नहीं होती। मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि फैलाव बिल्कुल रुक जाता, फैलाव होता, लेकिन हालात राजस्थान में सबसे ज्यादा खराब जो बार बार कहे जा रहे हैं वो तो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन को पहचानने में थोड़ी लेट लतीफी हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जुलाई में जब थोड़ा सा बढ़ा था, उसी समय से सरकार ने प्रचार प्रसार के माध्यमों पे पूरा जोर रखा है। आप देखेंगे प्रारंभ से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल से लेके नीचे लेवल तक हम लोग प्रचार प्रसार के साधनों का, अपीलों का, पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, उनका लगातार उपयोग करते रहे हैं। घर घर जाके जो भी हमारे पशुपालकों के घर जाते हैं स्टाफ वाले, वो समझाते रहे हैं
लेकिन एक समझाना और एक उसे दैनिक जीवन में उतार लेने में थोड़ा सा फर्क रहता है। ठीक है, वो गैप रहता है। अब नए जिलों ठीक है, ये अपने आपके दावे मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। अशोक लाहौटी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक हैं बीजेपी के, उनसे भी पूछ लेते हैं। लाहौटी साहब, स्वागत है आपका ज़ेर राजस्थान में। आज मसला बहुत ही गंभीर है लंपी वायरस को लेकर, क्योंकि आप लोग भी ये मामले उठा रहे हैं, पशुपालक और जो कृषक हैं वो भी परेशान हैं और सरकार के अपने दावे हैं। मौजूदा हालात को देखकर आप क्या कहेंगे लाहौटी साहब? देखिए, हमारे यहाँ सांगानेर, अभी तक ये गांव में जो बीमारी थी अब ये शहर में भी बढ़ती जा रही है। सांगानेर में पिछले 2 दिनों में 100 से अधिक गाय माताओं का जो है वो निधन हुआ है और लगातार घर घर में लंपी बीमारी जो है वो घर घर में फैल रही है। सरकार के पास रोकथाम के कोई इलाज नहीं है, बड़ी मुश्किल से कहीं पर कोई डॉक्टर उपलब्ध हो पाते हैं और उसके बाद भी ना इंजेक्शन है ना दवाएं हैं, अभी तक कोई संसाधन है नहीं। और सबसे बड़ा जो नगर निगम का काम होना चाहिए ऐसे मामले में, ना तो कहीं कीटनाशक छिड़काव हो रहा है, ना फॉगिंग हो रही है और ना ही इसको रोकथाम के लिए मरने के बाद पशुओं को उठाने की कोई समुचित व्यवस्था है। कुल मिलाकर प्रशासन बिल्कुल सो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है और चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। लेकिन लाहौटी साहब, सरकार का तो दावा यह है कि चूंकि ये बिल्कुल नई बीमारी थी इसलिए शुरुआत में समझने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब जो है माकूल व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, पशुपालकों को जागरूक भी कर दिया गया है, वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर दी गई, तमाम व्यवस्थाएं हैं। बावजूद आप लोगों को क्यों लगता है? मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ। पूरे राजस्थान में तो और भी बुरा हाल है। हाँ। मैं जो बता रहा हूँ वो राजधानी का हाल है। ये मेरी खुद की विधानसभा राजधानी का हिस्सा है। हाँ। और राजधानी का ये हाल है। मैं अभी कलेक्टर साहब के चैम्बर में ही बैठा हूँ, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। आएंगे तो यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, उनको ज्ञापन भी देंगे और इस विषय पर बात भी करेंगे। और मैंने विधायक कोष से भी 4000 किट विधायक कोष से इनको बनाने के लिए पैसे भी ट्रांसफर किए हैं कि ताकि निःशुल्क घर घर 4000 किट जो है वो बांटे जाएं। हाँ, एमएन सिंह साहब, आप सुन रहे हैं लाहौटी साहब जो बातें कर रहे हैं, आपके दावे एक तरफ हैं और वो जो बातें बता रहे हैं, क्या जवाब देंगे? नहीं, जवाब ऐसा ही है सर जो मैंने आपको पहले अर्ज किया। हाँ। पशुपालन विभाग अपने पूर्ण संसाधनों के साथ पूरे तन मन से जुटा हुआ है। सरकार ने किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं आने दी है और न आने दी जाएगी, हमें पूरे आश्वस्त है। हमें औषधियों के लिए पर्याप्त रूप से पैसा मिल रहा है। सभी माननीय विधायकगण अपने अपने कोष से पैसा दे रहे हैं, जिलों से हमें कल ही सूचना पूरी प्राप्त हो रही है कि भाई सभी विधायकगण इसमें जुड़े हुए हैं और सभी अपने से दे रहे हैं। तो ये इतने बड़े लेवल पे जब चीज आती है तो इसमें ठीक है, बड़े लेवल पर चीज है तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बड़े लेवल पर चीज, आपकी बात सही है, समस्या बड़ी है, चुनौती बड़ी है, तो व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से बड़ी होनी चाहिए। प्रदीप सोनी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। ठीक है एमएन जी, आएंगे आपके पास दोबारा। किस तरह की तस्वीर जो है प्रदीप वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि दावा हो रहा है कि राजधानी जयपुर में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, उसके आसपास के इलाकों में। पूरे राजस्थान को अगर देखें तब तो खैर बहुत सारी अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन राजस्थान में जब इस तरह के हालात हैं तो बाकियों के समझे जा सकते हैं। तस्वीरें क्या कहती है प्रदीप? ज्यादा है। यहाँ अगर बात की जाए तकरीबन 2000 से ज्यादा गायों की अभी तक लंपी वायरस के चलते मौत हो चुकी है। साथ ही 4000 से ज्यादा गायें जो संक्रमित है। यहाँ जो किसान है वो भी हमारे साथ जुड़े, साथ ही यहाँ विधायक और बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। इस तरीके से सरकार पूरे लंपी वायरस को लेकर गंभीर है। जिस तरह से शिविर लगाए जा रहे हैं, जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं यहाँ टोको इलाके में लोगों को जागरूक करने के लिहाज से विधायक ने भी एक पहल की थी। साथ ही इस लंपी वायरस को रोकथाम के लिए एक ठीक है प्रदीप, आपके पास जब लौटेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप जो है उस वक्त विधायक साहब से भी बात करें और जो पहल किए गए हैं और जो सरकारी व्यवस्था है उस पर भी जानकारी लेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ हैं, एक एक करके उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी महाशय, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान जोधपुर से बात कर रहे हैं सर, हरसाल नाम है मेरा। जी स्वागत है आपका, बताएं क्या कहेंगे? लंपी के लिए आया इलाज सर, कोई परफेक्ट इलाज के बारे में? लंपी के लिए इलाज के बारे में जानना चाहते हैं। ये बताने के लिए हमारे पास विशेष तौर पर जो है विशेषज्ञ हैं हमारे साथ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा हैं, प्रोफेसर हैं वेटनरी मेडिसिन के, और संजय माहेश्वरी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। मैं चाहूँगा कि माहेश्वरी साहब एक बार आप बताएं कि लंपी को लेकर जो लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या कुछ इसका इलाज है और बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, तो कुछ कारगर कदम जिससे लोगों को लाभ हो, आप बताएं।
सर ये जो लंपी अभी फैल रहा है तो सेम ये सिचुएशन जैसा आयुर्वेदाचार्यों ने भी इस पर मंथन किया है, तो कोविड से ये जैसे वातश्लेष्मिक ज्वर को कोविड से तुलना करी गई थी, तो ये लगभग उसी तरह का वायरल है आयुर्वेद के हिसाब से। और आयुर्वेद जो है संपूर्ण मतलब अपन सिर्फ मानव के लिए नहीं है, पूरा जितने भी जीव है सबके लिए आयुर्वेद के सिद्धांत लागू है, जो वात पित्त कफ के सिद्धांत है। और जिस तरह से कोविड के दौरान आयुर्वेद की औषधियों ने, आयुर्वेद के कार्डों ने और जो आयुर्वेद के प्रिवेंटिव मेजर थे और जो ट्रीटमेंट थे उन सब ने जनमानस की सेवा करी थी, उसी तरह से अब अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो आयुर्वेद विभाग राजस्थान ने लंपी को लेकर के गाइडलाइन जारी करी है। और उसके बाद से अभी जो पूर्व वक्ता थे और जो बातचीत हो रही थी उसमें आ रहा था कि अब धीरे धीरे राजस्थान में इसका असर थोड़ा कम होने लगा है। तो आप इसको इस एंगल से भी हम देख सकते हैं कि आयुर्वेद औषधियों ने इसमें बहुत मदद करी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है उन्होंने भी। लेकिन माहेश्वरी साहब जो पशुधन है, जिन गायों को अगर वो लंपी वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं उनके लिए कोई ट्रीटमेंट है या फिर बचाव ही जो है उपाय है? दोनों चीजें हैं सर आयुर्वेद में। ट्रीटमेंट के लिए भी दोनों एंगल अपने पास उपलब्ध है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों एंगल को समझेंगे। कुछ और कॉलर को एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद इन तमाम एंगल पर भी जानकारी आपसे लेंगे। कॉलर ले लेते हैं। बताएं महाशय, कहां से बोल रहे हैं, नाम क्या है आपका? फोन लाइन पर आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं शीर्षी से बोल रहा हूँ जी, स्वागत है आपका। बताएं क्या समस्या है? हमारी गाय के लंबी हो रही है, बिक्री नहीं है। अच्छा, लंपी संक्रमण हो चुका है? हाँ जी, इसका इलाज बताओ। ठीक है, डॉक्टर धर्म सिंह इसका जवाब देंगे। धर्म सिंह जी, लगातार ये लोगों का सवाल यही है कि जिनको लंपी संक्रमण की चपेट में जो गायें आ चुकी हैं, क्या कुछ कदम उठाना चाहिए उन्हें, और उसके बाद समझेंगे कि जो बचे हुए हैं और आगे भी कैसे बच रहे हैं। फिलहाल इन जो कॉलर जानना चाहते हैं कि लंपी संक्रमण के होने के बाद क्या कुछ उपाय किए जाएं। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरी तरफ से नमस्कार करता हूं। लंपी स्किन के बारे में बहुत सारा दर्शक भी बहुत सारी जगह से सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये जो कॉलर हैं जिन्होंने पूछा, उनको सबसे पहले मेरा ये निवेदन है कि आपके पास अगर एक से ज़्यादा जानवर हैं तो आप जो जानवर आपका बीमार हो गया है या गाय जिसमें आ गई है उसको तुरंत अलग कर दें। और दूसरा, इसका जो मुख्य बिंदु, हमने इस पे प्रोटोकॉल जारी किया हुआ है, विश्वविद्यालय ने भी प्रोटोकॉल दिया है, राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग ने, भारत सरकार ने। इसका एक फिक्स प्रोटोकॉल है। चूंकि वायरल डिजीज का एसएच वायरस की कोई दवाई नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की होती है, या फिर इसमें हम जो जानवर है उसको बीमार, मतलब उसको बुखार नहीं आने दें, तो जिससे वो अपनी इम्यूनिटी डाउन नहीं करे, तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। तो बुखार ना आने के लिए क्या करें डॉक्टर साहब? 10-15 दिन ऐसा क्या करें जिससे बुखार ना आए? यस, किसान भाइयों को मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से जो देख रहे हैं, जिनके आगे, उनको ये मेरा निवेदन है कि इसमें जैसे ही 3 दिन में इस वायरस के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, लक्षण जैसे ही शुरू हो जाए वैसे ही निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क करके पशु चिकित्सा कर्मी से दिन में 2 बार कम से कम बुखार की दवाई दिलाएं। हाँ। कोशिश करें कि उसमें दवाइयों में टैबलेट ज्यादा हो इंजेक्शन के अलावा। चलिए, तो ये एक अच्छी बात है डॉक्टर साहब ने कही कि 3 दिन में असर नजर आने लगता है, और अगर वो असर आप देख पा रहे हैं तो फौरन जो है जाएं, और जो वेटनरी डॉक्टर हैं, कम से कम ये कोशिश होनी चाहिए आपकी कि फीवर जो है गायों को ना हो, क्योंकि इससे जो है परेशानी आपकी और भी बढ़ सकती है। इसी पर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं और क्या व्यवस्थाएं होनी बाकी हैं। तमाम जानकारी देंगे, लोगों से सीधे संवाद भी करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। और IIL का आधुनिक कीटनाशक लीथल गोल्ड, भरोसा वही, तकनीक नई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लंपी वायरस से हाहाकार मचा हुआ है, तमाम लोगों के जहन में हजारों सवाल हैं और आज हमारी कोशिश यही है कि जी राजस्थान की इस खास पेशकश के जरिए आपके हर सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचाएं। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल भी है, हमारे साथ जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और हमारे साथ आप सीधे संवाद भी कर सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर जो है हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं जो हमें जो सच्ची तस्वीर है वो भी हमें दिखा रहे हैं। प्रदीप सोनी हमारे साथ तो चौमू से लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सबसे पहले प्रदीप, जो हम बातचीत कर रहे थे, जो फोन लाइन पर लगातार लोग जुड़ रहे हैं, अभी भी उनका बेसिक सवाल यही है कि लंपी वायरस से पशुधन संक्रमित हैं, क्या करें, जानकारी का अभाव। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जागरूकता में भी कमी अभी तक है। जागरूकता को लेकर जो पहल की गई थी वो भी अभी तक लोगों तक तमाम जानकारियां पहुंचनी बाकी रह गई हैं। बिल्कुल अभिनव ठीक कह रहे हैं। जिस तरह की जानकारी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए थी ग्रामीण इलाकों में, वो प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाई है। इसीलिए मैं चौमू की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा है, उन्होंने किसी तरह का अभियान शुरू किया कि गांव-गांव तक इस लंपी वायरस को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही उन्होंने एक दक्ष चिकित्सकों का एक दल तैयार किया और उनकी निगरानी में बाकायदा आयुर्वेद से दवाइयां बनाई गई है। ये दवाइयां लड्डू के रूप में बनाई गई है। साथ ही ये सभी दवाइयां जो इलाके की 11 गौशाला है वहां भिजवाई जाएंगी। इसके अलावा जो पशुपालक है, जहां भी लंपी वायरस से कोई संक्रमित गाय है, किसी पशुपालक के पास में इस तरह की सूचना है, तो वहां भी ये दवाइयां भिजवाई जा रही हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क है। उन्होंने बाकायदा ये अपना गोप्रेम दिख रहे हैं। हमारे साथ रामलाल शर्मा से बात भी कर लेते हैं। सर, ये जो पहल कर रहे हैं, क्या वाकई में जन जागरूकता अभी गाँव में नहीं पहुंची है? लोग समझ नहीं पा रहे हैं लंपी को। देखिए, कोरोना को सबने मिलकर रहना और लंपी वायरस को भी सबको मिलकर हराने की आवश्यकता है। इंसान बुद्धिशाली है, विवेकशील है, इसलिए उन्होंने उपाय किए। सोशल डिस्टेंस भी बनाई, मास्क भी उपयोग किया, सैनिटाइज का उपयोग किया। गौ माता को बोली नहीं आती, ग्राम पंचायत में अपनी गुहार नहीं गिला सकती, कलेक्टर को अपना आवेदन प्रार्थना पत्र नहीं दे सकती। इसलिए हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है और गौ माता को बचाने के लिए जन जागृति, लोगों का सहयोग अपेक्षित है। सरकार बड़े बड़े दावे इस बात के कर रही है कि हमने मेडिसिन भिजवाने का काम किया, आज भी पशुपालकों के पास कोई मेडिसिन नहीं पहुंच रही। सरकार दावे कर रही है कि जो मृत गाय है महामारी नहीं फैले, इसलिए हम डिस्पोजल की व्यवस्था करें। आज भी ग्राम पंचायत के सरपंच मेरे साथ मौजूद हैं, ये कह रहे हैं साहब हमारे को ऊपर के अधिकारी निर्देश देते हैं, आप अपने स्तर के ऊपर डिस्पोजल कराओ, बजट का कोई प्रावधान नहीं है। तो सरकार दावे बड़े बड़े कर रही है, लेकिन धरातल के ऊपर वास्तविकता शून्य बराबर काम हो रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमने एक पहल जन सहयोग से शुरू की, जिसमें मेडिसिन भी लिए, चिकित्सकों की टीम भी हमने बनाई है, आयुर्वेद के चिकित्सकों की टीम भी बनाई है, उनकी निगरानी के अंदर ये सारी चीजें हमने तैयार की है और ये गौशालाओं के अंदर भी भिजवा रहे हैं। और इंडिविजुअल जो गोपालक है, क्योंकि चौमू विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पशुपालन बहुत बड़ी मात्रा के अंदर दुग्ध उत्पादन होता है, पशुपालन बहुत अधिक है, इसलिए उनकी समस्या के समाधान का एक सफल प्रयास हम कर रहे हैं। ये थे रामलाल शर्मा, इन्होंने साफ कहा है। बिल्कुल प्रदीप, ये अच्छी पहल है और बहुत अच्छी बात रामलाल शर्मा ने कही कि मिलकर कोरोना को मात दी थी तो लंपी को भी मिलकर मात देने की जरूरत है और तमाम लोगों को मिलकर आगे आना चाहिए। चलिए, कुछ कॉलर हमारे साथ हैं, एक एक करके उन लोगों की भी बातें सुन लेते हैं। जी महाशय, बताएं नाम क्या है आपका और कहां से फोन कर रहे हैं आप? हेलो जी, नाम बताएं अपना। जी सर, मैं आकाश पांचाल बात कर रहा था अजमेर से। जी आकाश जी, बताएं। जी, हमारे गाय को सर ये लंपी रोग हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, अभी काफी ठीक है वो, क्योंकि हमने एक तो उसको बुखार आई थी तो बुखार के भी हमने डोलो टेबलेट का यूज किया था, जैसे कि 2 टेबलेट एक टाइम पे दी थी सुबह, और उसके बाद एमोक्सिक्लिन दी थी 1500 mg, जिससे कि उसके जो घाव हुए थे बॉडी पे वो काफी सूख गए थे। तो अभी उसको काफी राहत है और अभी कुछ गायों को और हो रहा है, परंतु उसके वो फायदा कम हो रहा है, तो उसके लिए कोई इलाज हो तो। ठीक है, ये एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, ये आपने ये जो दवाइयों का इस्तेमाल किया था ये किसकी सलाह पर किया था? किसी विशेषज्ञ से पूछा था आपने या फिर आपने एक प्रयास किया और उसका असर दिखा?
सर ये एक चिकित्सक ने ही हमारे को सुझाव दिया था, जिससे कि अभी काफी फायदा हुआ है गायों को। ठीक है, डॉक्टर धर्म सिंह इसका जवाब देंगे। धर्म सिंह जी, जिन दवाइयों का नाम ले रहे हैं, फीवर का आपने जिक्र किया था ब्रेक पर जाने से पहले, और जिन दवाइयों का वो बता रहे हैं, क्या लोगों को इसी रास्ते पर चलकर, जिनके भी पशुधनों को अगर लंपी वायरस होता है, तो ये कदम उठा सकते हैं वो? मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि चूंकि सभी के लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है। हाँ। सब किसान भाई ये चाहते हैं कि हमारे जानवर को बीमारी आ गई है या आ नहीं जाए, तो मैं एक साथ है ना, चूंकि ये प्रोटोकॉल फिक्स है तो इसको सारा किसान भाई भी ध्यान से सुन लें। दूसरे जो भी लोग सुन रहे हो, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बता देता हूं इसमें। सबसे पहले ये वायरस जो आता है, इसका 3 दिन में लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मैंने बताया। लक्षण दिखने के तुरंत बाद में इसमें बुखार आता है, तो पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि इसमें जानवर को बुखार नहीं आए। पशुपालन विभाग की संस्थाएं राजस्थान में, विशेष तौर से राजस्थान में बहुत सारी संस्थाएं हैं। हमारे आसपास लगभग 1-2 किलोमीटर पे कोई न कोई संस्था है, या तो पशुपालन विभाग का अस्पताल है, या सब सेंटर है, या विश्वविद्यालय का कोई, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो राजस्थान में एक पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान का विश्वविद्यालय है, जिसके हर जिले में कोई न कोई सेंटर है। पशुपालन भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप उनसे पूरी जानकारी ले लें, बुखार नहीं आने दें। बुखार नहीं आने के बाद में चूंकि जानवर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए उसमें लीवर का टॉनिक, उसको लीवर टॉनिक दें, मल्टी विटामिन दें, एंटी एलर्जिक दवाई आती है, ये सारा प्रोटोकॉल है, एंटी एलर्जिक। मैं चाहूंगा कि सवाल जो लगातार निकल कर सामने है, कुछ पशुपालक भी हमारे साथ है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार उनसे भी बातचीत हो जाए, उसके बाद आप जो जवाब दे रहे हैं, जो एक मार्गदर्शन आपकी तरफ से मिल रहा है, वो तमाम लोगों को मिलता ही रहेगा। हमारे साथ भरतपुर से देवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ पशुपालक हैं। देवेंद्र, बातचीत कीजिए एक बार और पूछिए उनसे कि क्या कुछ जानकारी उन तक पहुंची है और क्या समस्याएं सबसे बड़ी निकलकर उनके सामने आ रही हैं। एक बार पूछिए, और यहाँ जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं उसके बाद उनसे जवाब लेंगे। देखिए, हम इस वक्त भरतपुर की जो रूद्रकरण में गौशाला है, लोहागढ़ गौशाला नगर निगम की, उसमें हमारे साथ कुछ पशुपालक हैं। आप बताइए किस तरह की समस्या जो गायों के साथ में इस लंपी वायरस के दौरान देखने को मिल रही है, क्या समस्या होती है प्राथमिक तौर से, क्या परेशानी होती है गाय को? सबसे पहले तो किस तरह इलाज करते हो आप लोग? देखिए, प्राथमिक तौर पर जो गाय में जो लंपी वायरस से रिलेटेड जो समस्या देखने को मिलती है, उनके शरीर में छोटी छोटी सी गांठें देखने को मिलती है। जो गांठें अपना आकार बढ़ा लेती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, उन्हें सांस लेने में या खाना, चारा, पानी खाने पीने में दिक्कत होती है, जिस वजह से उनकी डेथ होने का कारण बन जाती है। तो आप किस तरह इलाज कर रहे हो उनका, क्या चीजें हैं, किस तरीके से? हमारे यहाँ डॉक्टर्स टाइम पर यहाँ पर अपनी विजिट कर रहे हैं, और हमें बता रहे हैं, निर्देशित करते जा रहे हैं कि हमें विशेष रूप से जहाँ पर जो लंपी वायरस से ग्रसित जो भी गौवंश है, उनको अलग 100 मीटर की दूरी पर, जो भी हमारे आवश्यक जो गौवंश है उनसे 100 मीटर की दूरी पर रखा जाए, और नियमित रूप से वहाँ की साफ सफाई की जाए, और दवाओं का जो भी बताया उन्होंने, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाए, और उनकी गायों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा कुछ न्यूट्रिशन भी दिया जाए। तो आप लोग किस तरीके के न्यूट्रिशन दे रहे हो, क्या चीजें ऐसी कि डॉक्टर्स ने बताई? हमारे साथ ये जो देवेंद्र, एक बार उनसे समझिए कि जो इस तरह के हालात बने हैं, तो क्या कुछ सहायता उन तक पहुंच रही है? क्या सरकारी टीम पहुंची है? जागरूकता के लिए कोई पहुंचा है? दवाइयां, वैक्सीनेशन, इन चीजों की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? स्टूडियो से एक सवाल है कि दवाइयों और वैक्सीनेशन को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर है? लगातार आप लोग यहाँ जब गायों की सेवा करते हो, तो किस तरीके की परेशानी आती है? परेशानी के साथ साथ सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से किस तरह की राहत आप लोगों को यहाँ पहुंचाई जा रही है? प्रशासन, सरकार हर संभव प्रयास यह करती है कि गौवंश को सुरक्षित रखा जाए। उसके लिए यदि, और सरकार ने ये भी कहा है कि यदि जो भी दवाओं की आवश्यकता पड़े, वैक्सीन की आवश्यकता पड़े, उसके लिए अकॉर्डिंग, जैसे डॉक्टर्स के लिए बताया गया कि डॉक्टर ने कहा है कि डॉक्टरों को ये बताया गया है कि डॉक्टर क्या बताएं कि उनके लिए चीजों की आवश्यकता होती है, तो वो चीजें सरकार। आप क्या दे रहे हो? आप क्या देते हो सरकार से? आपको कोई वैक्सीन, कोई दवाइयाँ, कोई हाइपोक्लोराइड की चीजें, या कोई ऐसे न्यूट्रिशन की चीजें कुछ आपको दी जा रही है? अब आज वो केवल हमें बताया गया है कि आप, चलिए, ये स्पष्ट हुआ कि सिर्फ जानकारी दी गई है, व्यवस्थाएं अभी वहां तक पहुंची नहीं है। भरतपुर में जो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, हमारे जो तस्वीर है, त्रिभुवन रंगा के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। फोन लाइन पर आप नाम बताएं अपना और कहां से बात कर रहे हैं। महाशय, आप सुन रहे हैं तो अपना परिचय दीजिए। टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए, सीधे मोबाइल फोन पर बात कीजिए।
चलिए, उन तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। बाकी भी जितने कॉलर हैं उनसे निवेदन है कि जब भी आप फ़ोन करें तो सीधे मोबाइल फ़ोन पर बात करें, क्योंकि टेलीविज़न पर आवाज़ सुनकर आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। तो जैसे ही फ़ोन कनेक्ट होता है आप अपने टेलीविज़न सेट से दूरी बना लें, थोड़ी दूर पर हट जाए और उसके बाद बातचीत करें। चलिए चलते हैं, त्रिभुवन रंगा हमारे पास है। त्रिभुवन, अलग अलग जगहों की अलग अलग समस्याएं हमने देखी, सवाल तो वही है, लेकिन व्यवस्थाओं की जब बात आ रही है तो कई जगहों से ऐसी तस्वीरें हमने देखी, जैसे भरतपुर से जो पशुपालक है बता रहे कि जानकारियां तो पहुंचा दी गई हैं कि हमें करना क्या है, लेकिन जो मदद के तौर पर चाहे वो सैनिटाइजेशन की चीज़ें हो, दवाइयाँ हो, वैक्सीनेशन हो, इसका कहीं ना कहीं अभाव है, अपने स्तर पर ही इंतज़ाम करना पड़ रहा है। क्या कुछ स्थिति बीकानेर में इस चीज़ को लेकर? जी अभिनव, बिल्कुल जिस तरह से तो राजस्थान के सबसे ज़्यादा लंपी फैलने वाले ज़िले हैं उनमें बीकानेर भी शामिल है। यहाँ पे बड़ी वृहद स्तर पर है जो लंपी स्किन डिजीज़ की बीमारी फैली है, लेकिन पिछले जो 10 दिनों की बात करें तो इसमें ज़रूर कुछ कमी आई है। हालांकि प्रशासन, जनसेवी संस्थाएं और जो किसान हैं वो अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन भी उनको लगातार अभियान रूप में चलाकर उनको जागरूक कर रहा है। अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक तकरीबन 84,000 जो पशु हैं वो इसमें संक्रमित हो चुके हैं और उसमें से 2500 के जो पशु हैं उनकी मौत हो चुकी है, तो 44,000 के रिकवर हो चुके हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े कुछ और हैं और जो आम लोगों से बात कर रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, कुछ जनप्रतिनिधि, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप किसान क्षेत्र से आते हैं, किस तरह की समस्या आ रही है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी साहब बहुत है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, ये जो इंदिरा गांधी नहर के पश्चिमी राजस्थान के हिस्से हैं, इसमें ये बीमारी बहुत व्यापक है। इसके लिए हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से भी कहा था और सरकार लगी हुई है, लेकिन जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो तथ्यहीन हैं। जितने पशु मर रहे हैं और जितनों का इलाज हो रहा है वो बहुत कम है और मृत्यु की दर ज़्यादा है। लेकिन प्रशासन, यहाँ के हमारे जो MP वगैरह हैं, विधायक महोदय हैं, मंत्री जी हैं, 7 दिनों से लगे हैं, उसमें कुछ सुधार तो आ रहा है, लेकिन मृत्यु दर में जो कमी आनी चाहिए वो नहीं है। और पशुपालक तो इतना बर्बाद हो चुका है, 20 लीटर दूध देने वाली गायें भी मरी है, 2 लीटर देने वाली भी गायें मरी है, और जिनका सिर्फ पशुओं पर भी आधार था उनका जीवन आधार नहीं है। जब तक सरकार इसको महामारी घोषित नहीं करेगी और पशुपालकों को मुआवजा नहीं देगी और इसका इलाज सही तरीके से नहीं हो, हालांकि सारे लोग लगे हुए हैं मानवीय दृष्टिकोण से, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो किसी किसान वर्ग का हो, उन्होंने अपनी प्रयास जारी किए हैं, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरा है, क्योंकि इस इलाके में जितनी पशुओं की संख्या है, जितनी बताई जा रही है, उसमें मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ। और अभी 3-4 दिनों से थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन इसको हम कमी नहीं मानते, क्योंकि पशुओं को एक दूसरे का अलग करना मुश्किल है। हर घर में 5-10 पशु हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर एमएन सिंह से उसका जवाब ले। डॉक्टर एमएन सिंह जी, आप सुन रहे हैं, लोगों की फोन लाइन पर भी बातें सुन रहे हैं, ग्राउंड पर भी लोग जो कह रहे हैं, 2 बातें जो हैं स्पष्ट तौर पर आप बता दीजिए, जो लाखों लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं। पहला ये कि जो भी गाइडलाइंस बनाई गए हैं, जो भी बातें कही गई हैं, अगर व्यवस्थाओं में कमी होती है तो लोग कहाँ जाएं, जहां पर उनको जो है चाहे सैनिटाइजेशन के लिए हो या दवाइयाँ या वैक्सीन के लिए सुदूर इलाकों में रहने वाले लोग कहाँ जाएं। और दूसरा ये बता दीजिए कि अगर किसी के पशुधनों की हानि होती है तो क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं सरकारी स्तर पर, आप लोगों के स्तर पर जो है डिस्पोजल को लेकर किया गया है? ये 2 सवालों का सीधा जवाब एक बार, ताकि तमाम लोगों तक वो बातें पहुंच जाएं। देखिए, मैं आपको फिर से स्पष्ट करके बताना चाहूँगा, पशुपालन विभाग के हर जिले में सैकड़ों केंद्र हैं, पशु चिकित्सालय है, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भी है, सब सेंटर हैं। तो पशुपालक भाइयों से यही निवेदन है, यही आग्रह है आपके माध्यम से कि यदि उनके यहाँ घर पे, बाड़े में, खेत में या पड़ोस में भी किसी भी पशु को उनको लगता है कि लंपी स्किन डिजीज़ हो गई है तो वो तुरंत उन्हें सूचित कर दें। हो सकता है स्टाफ उस दिन उस गांव में या मोहल्ले में नहीं हो, किसी और गांव में टूर पर गया हुआ हो। हर संस्था के ऊपर उसके नंबर लिखे हुए हैं, आप तुरंत सूचित कर दीजिए। शीघ्रतम 1-2 घंटे के अंदर अंदर वो पशुपालक के घर वो पहुंच जाएगा और उचित व्यवस्था इलाज की, उसको समझाइश की वो कर देगा। नंबर 1। नंबर 2, पशुपालक भाई अपने स्तर पे कोई इलाज ना दें, केवल आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसको वो करते हैं, क्योंकि सालों से करते हैं, तो कर लें। वो गाइडलाइन भी करीब करीब हमने सभी पशुपालकों के बीच में फैला दी है ताकि वो खुद यूज़ कर पाएँ।
नंबर 3, जब भी पशुपालन विभाग का कर्मी, चाहे वो डॉक्टर हो, एलए से वो आएगा तो उसको अवश्य ही कोई टीका लगाना होगा तो टीका लगाएगा, और आगे के 1-2 दिन के लिए गोलियां देके जाएगा ताकि पशुपालक अपने स्तर पे उन्हें आराम से दे सके, जो कि इस बीमारी में उचित है। ठीक है, शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए। शशि मोहन, टीकाकरण की व्यवस्था, बार-बार एक समस्या निकल कर सामने आ रही है, पशुपालक जो है वो बार-बार ये बातें कह रहे हैं कि बीमा कंपनियों की तरफ से भी जो है परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर भी क्या कुछ किया जाए, और जो बातें सरकारी स्तर पर किए जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें एक बार फिर से, जैसे हमने कोरोना के वक्त देखा था, सामाजिक संस्थाओं की भूमिका जो है बहुत अहम हो गई है और वो भी अब निकल कर सामने आने लगे हैं? देखिए, मैं आपको पहले भी कहा था जी, मैं शशि मोहन हमारे सहयोगी हैं, जरा उनसे इसका जवाब लेते हैं। एमएन जी, फिर आएंगे आपके पास। शशि मोहन, अच्छा ठीक है। अभिनव, पशुपालन विभाग इनसे सामाजिक संस्थाओं से सहयोग भी ले रहा है, एनजीओ से भी सहयोग ले रहा है, और खुद पशुपालन मंत्री कह चुके हैं कि जितनी उम्मीद औरों से होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा भामाशाह जो आगे आए हैं मदद करने के लिए, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो या फिर दूसरी दवाओं और दूसरी सुविधाओं में आर्थिक सहयोग की, भामाशाहों की बड़ी मदद मिल रही है और उसके चलते पशुपालन विभाग को मदद मिली है। लेकिन पशुओं की मृत्यु के आंकड़े में अंतर क्यों आ रहा है? हाँ। ये एक बड़ा सवाल है। जो लंपी से संक्रमित पशुओं की मौत है और उसके अलावा जो कई जगह नगर निगम और जो पंचायत समिति, जिला परिषद के जरिए जो मृत पशु उठाने का ठेका है, उस मामले में अंतर क्यों आ रहा है? ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। चलिए, और ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब मुझे लगता है कि तमाम जिम्मेदारों को देना चाहिए। साकेत गोयल हमारे साथ हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन एक बार कॉलर ले लेते हैं। जी, नाम बताएं अपना, कहाँ से बोल रहे हैं आप? चंद्र कुमार उपाध्याय बोल रहा हूँ, जनजातीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा से। जी, स्वागत है, बताएं। सर, मेरा ये निवेदन है कि यहाँ पर बिछवाड़ा क्षेत्र उधर बेल्ट में ज्यादा पशु जो है लंपी वायरस से बीमार हो रहे हैं। हाँ। तो जिस समय माननीय सरकार, मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में जिस प्रकार व्यवस्था की थी और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार इनको बधाई दी थी, इसी प्रकार की व्यवस्था ग्राम पंचायत लेवल पर अगर की जाए, जो पंचायत ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक लगे हुए हैं या दूसरे विभाग के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनसे गांव-गांव और वार्ड वाइज सर्वे करा दी जाए और लंपी वायरस से जो पशु बीमार हैं उनको क्वारंटाइन किस तरह से किया जाए, उस तरह से जागृत, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में इतना शिक्षा की कमी है और अन्य बातों की भी कमी है। ऐसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उनको जागृत करके उनको क्वारंटाइन कराया जाए। और ये इनकी व्यवस्था सरकार तो कर रही है अपने हिसाब से, और लेकिन जनजातीय क्षेत्र है, काफी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सरकार एक ऐसा कदम उठाए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या जो आम पब्लिक है या जो सक्षम लोग हैं, उस तरह से यहाँ अगर कोई जागृति पैदा करके इन पशुओं को बचाया जाए। और डॉक्टर साहब और पशु विभाग से जो कर्मचारी है उनसे भी मेरा निवेदन है, उन्होंने हड़ताल तो वापस ले लिए, शायद लीक नहीं ली, पता नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां मनुष्य और पशु मर रहे हैं, ऐसी मद्देनजर रखते हुए उनको भी अधिक सेवा करने का मौका मिला है, तो भगवान इनको पुण्य देगा, ये मैं कामना करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, और कुछ सुझाव भी इनके तरफ से दिए गए हैं। मुझे लगता है कि जी राजस्थान के माध्यम से जो सरकारें सुन रही हैं, जिम्मेदार अधिकारी सुन रहे हैं, और खासतौर पर जनजातीय क्षेत्रों का इन्होंने जिक्र किया, वहां पर कहीं ना कहीं, क्योंकि सही बात है, जागरूकता का अभाव है, संसाधनों का अभाव है, तो विशेष तौर पर वहां पर कहीं ना कहीं सर्वे कराकर स्थितियों में बेहतरी की कोशिश जो है होनी चाहिए। साकेत गोयल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। साकेत, कैसी तस्वीरें और जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं उसका कोई असर दिख रहा है या अभी भी लंपी हावी है? जी, सिरोही जिले में लंपी वायरस का जो स्पीड है वो लगातार तेजी से फैल रही है, जो गति है तो पहले कम थी, लेकिन लगातार इस लंपी वायरस का प्रकोप हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो पशुपालन विभाग के आंकड़े हैं उनके आधार पर 1,05,122 पशुधन है, जिसमें से 22,000 पशु बीमार हो चुके हैं जिन पर लंपी वायरस का प्रकोप है, और उसकी ओर लगातार पशुपालन ध्यान दे रहा है। इसके अलावा पशुपालन तो ध्यान दे ही रहा है, सामाजिक जो संगठन है वो सामने आ रहे हैं, भामाशाह सामने आ रहे हैं, जहां भी बीमार गायों को देखा जा रहा है उनको उपचार के लिए आगे लाया जा रहा है और उनका उपचार करवाया जा रहा है। यहाँ पर आयुर्वेदिक लड्डू बनाए जा रहे हैं जो गायों को खिलाए जा रहे हैं। इसके अलावा दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ भामाशाह हैं जो इस कार्य में लगातार लगे हुए, उन्हीं से बात करते हैं। रौनक जी, ये बताइए किस तरह से आप गायों में लंपी वायरस की रोकथाम कर रहे हैं? पूरे सिरोही जिले में लंपी वायरस
का जो बीमारी है उसका प्रकोप बहुत ज्यादा फैल रहा है। हम बहुत सारे सामाजिक संगठन और हम जैसे समाज सेवी जगह जगह जाकर गायों की इस बीमारी को रोकने के लिए गायों के नाक में आयुर्वेदिक जो दवा है वो छिड़क रहे हैं और जहां से भी फोन आते हैं उनका जा जाके उपचार करते हैं और मदद करते हैं। सरकार द्वारा भी इस बीमारी को रोकथाम के लिए बहुत ही सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और ये अच्छी बात है। और जी राजस्थान भी अपील करता है कि तमाम लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए, चाहे वो सियासत से जुड़े लोग हों, सामाजिक संस्थाएं हों, क्योंकि स्पष्ट हमारा मानना है कि गाय बचेंगी तो गांव बचेगा और गायों पर अगर संकट है तो तमाम लोगों को उसी तरह से इंसानियत दिखाना चाहिए जैसे कोरोना वायरस के समय में जो है तमाम लोग आगे आए थे और एक दूसरे की मदद उन्होंने खुलकर की थी। डॉक्टर धर्म सिंह मीणा के पास मैं जाना चाहूँगा। डॉक्टर धर्म सिंह जी, तमाम तरह की जानकारियां जो है सरकार पहुंचाने की कोशिश तो कर रही है। एक दो सवाल है जो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि अगर किसी गाय को लंपी वायरस हो जाता है तो उसके रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं? दूसरा ये कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि एक बार संक्रमण हो गया उसके बाद वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे पशुधनों में वैक्सीनेशन कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? आपके पहले जो अभिनव जी आपका पहला प्रश्न जी, उसका जवाब तो है कि राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अब ये बीमारी फैल चुकी है। पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिस गांव में या जिस घर में जिस बाड़े में ये बीमारी आ गई है वहां वो अब टीकाकरण नहीं कराएं, क्योंकि टीका लगाने से, हालांकि ये टीका गोटपॉक्स का है, इससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन टीका लगाते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी डाउन होती है जानवर की। तो अगर बीमारी आ गई है तो वैक्सीनेशन नहीं करवाएं। पहला जो प्रश्न था उसका। हाँ। दूसरा जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका जो जवाब है वो ये है कि किसान भाइयों को, जैसा मैं बता रहा था कि एक तो अपने जानवर में जो भी जिसमें बीमारी आ गई उसका प्रोटोकॉल के थ्रू जरूर से जरूर इलाज करवाएं। और इसमें डेथ का जो रेशो है वो इसका ज्यादा नहीं है। हाँ। ये मैक्सिमम 10% तक जाती है, इसलिए 90% पूरे चांस है कि जानवर बचेगा। चलिए, ये अच्छी बात आपने बताई कि 90% चांस है कि संक्रमण की चपेट में आने के बावजूद जो है उम्मीद जो है वो बनी हुई है और पशुओं की जान बचाई जा सकती है। और भी बहुत सारे जो सवाल हैं आपके जहन में, किसान भाई, पशुपालक भाई ये ध्यान रखें। हाँ, सुनो मेरे अभिनव जी, इसमें विशेष बात यह है, किसान भाई ये ध्यान रखें कि जानवर की जो मृत्यु हो रही है वो कमजोर जानवर की हो रही है, इसलिए उसको खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था रखें। जैसे आप सब लोग कह रहे हैं कि दानदाता और लोग हैं वो दानदाता वो आगे आ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अगर दानदाता और भामाशाह आगे आ रहे हैं तो जानवरों के खाने पीने की व्यवस्था करें। जैसे गुड़ की बहुत आवश्यकता है। हाँ। गुड़ जगरी एक ऐसी चीज है जो जानवर को, अगर गाय को गुड़ मिल जाएगा तो उसको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। हाँ। गुड़ दिया जा सकता है। इसके बाद में हमारे यहाँ मोरंगा है, जैसे हाई प्रोटीनियस, उसमें मोरंगा जिसको हम सेजना कहते हैं वो है, वो सेजना की पत्ती है, नीम के पत्ते हैं। मतलब जानवर को खाना पीना प्रॉपर मिले और उसका इलाज भी साथ में चलता रहे। चलिए, ताकत बनी रहनी चाहिए ताकि संक्रमण से लड़ने में सक्षम हो सके। ठीक है, आप सभी मेहमान बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से जब लौटेंगे तो जितने भी कॉलर हैं फटाफट तेजी से जो है कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स को ले सके, उनसे बातचीत हो सके और एक एक समस्याएं, एक एक कंफ्यूजन को दूर कर सके, ताकि राजस्थान एक बार फिर से लंपी वायरस को हरा सके और जो पशुपालक हैं, जो किसान हैं, वो किसी भी पशुपेश में ना रहें, उनका नुकसान ज्यादा ना हो। छोटा सा ब्रेक।
प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। और IIL का आधुनिक कीटनाशक लीथल गोल्ड, भरोसा वही, तकनीक नई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो खास पेशकश में आज लंपी वायरस पर तमाम आपके समस्याओं चुनौतियों का समाधान करने का बीड़ा उठाया है राजस्थान ने। और अब हम एक एक करके तेजी से ज्यादा लोगों से बातचीत करेंगे। आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपने गांव के, अपने धाड़ियों के स्थिति को बयां करना चाहते हैं, तो फटाफट फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर फोन करके हमसे सीधा बातचीत कर सकते हैं, स्थितियां बता सकते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, किन व्यवस्थाओं की कमी है, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या कुछ हालात हैं। आप चाहें तो तमाम चीजें हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लगातार राजस्थान में ये कहा जा रहा था कि लंपी वायरस को लेकर जो है कोशिश होनी चाहिए कि बातचीत हो, बड़े एक मंच मिले ताकि लोग और जो पशुपालक हैं, किसान हैं, वो अपनी बात रख सकें। तो आपका विश्वसनीय, आपका पसंदीदा जी राजस्थान आपको आज ये मौका दे रहा है। फटाफट फोन उठाइए और हमसे बातचीत कीजिए। चलिए तो कॉलर से बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम बताएं अपना, कहां से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार जी नमस्कार, परिचय दीजिए अपना। मैं जी राजस्थान का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने ये प्रोग्राम रखा जी। और मैं चिमन भाई बिश्नोई बाड़मेर जिले के गोदावास गांव से बोल रहा हूं। जी बिश्नोई सर, बताएं क्या कहेंगे। यहाँ टोली और गोदावास पास में गांव है, बिश्नोइयों के गांव है। यहाँ गायों की बहुत ज्यादा तादाद है और बहुत ज्यादा बीमारी ही यहाँ फैल रही है। अच्छा। ग्रामीण बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लाडू बना के ये संस्था बनी रखी है, जो संस्था से गाड़ियों में डाल के लाडू वितरण कर रहे हैं, फिर भी ये बीमारी काबू में नहीं आ रही है। और आपके और सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो बाड़मेर तो वैसे ही कहते हैं कि ऑफिसरों को काला पानी की सजा है, तो यहाँ कौन देख रेख करता है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितनी हो सके जितनी हेल्प करवाओ और डॉक्टरों से। बिल्कुल, आप निराश मत होइए, सरकार ने ये भरोसा दिया है और तमाम जो अधिकारी हमारे साथ बैठे भी तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि किसी खास जिले में जहां जहां पर लंपी वायरस का संक्रमण है, सरकार बराबर संसाधन मुहैया कराएगी और तमाम जो है आप लोगों की समस्याएं दूर होंगी। धैर्य रखने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक और कॉलर को ले लेते हैं। जी नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं, परिचय दीजिए अपना। महाशय आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, परिचय दीजिए अपना। हेलो जी सुन पा रहा हूं मैं आपको, नाम बताइए अपना, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, अरे सर ये गाय की बीमारी घनी आ रही है। हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, गाय की बीमारियों के लिए ही ये शो है। समस्या क्या है या कोई बात कहनी है तो आप अपनी बात रखिए। टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए, पहले टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए या वहां से दूर हट जाइए। चलिए, मुझे लगता है कि एक बार फिर से आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि फोन जब भी आप करें तो टीवी सेट का वॉल्यूम या तो कम कर दें या फिर टीवी सेट से दूर हट जाएं, सीधे मोबाइल फोन पर बात करें, क्योंकि एक डिले टाइम होता है, उससे जो है बातचीत करने में परेशानी होगी। दूसरे कॉलर का रुख करते हैं। नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं आप? चलिए, प्रोफेसर अनिल के पास चलते हैं। हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका इस पूरी चर्चा में। और तमाम लोगों की चिंताएं यही हैं कि पशुधन जो है वो अपनी परेशानी तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएं। और लंपी वायरस का जो प्रकोप इस बार देखने को मिला है, पहले कोई अनुभव रहा नहीं है। और जागरूकता है उनमें तो संसाधनों का अभाव, संसाधन है तो जागरूकता का अभाव। तो किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जा सकता है और अपने स्तर पर, देखिए सरकारी एक एक व्यक्ति के घर तक तो नहीं पहुंच सकती है, व्यवस्थाएं कर सकती है, मार्गदर्शन कर सकती है, तो लोगों को कम से कम इतनी जागरूकता होनी चाहिए, लोगों तक कितने संसाधन होने चाहिए कि वो अपने स्तर पर भी जो है लंपी वायरस से लड़ सकें। क्या कुछ करना चाहिए, मोटी मोटी जो बातें हैं मैं चाहूंगा एक बार आप दर्शकों को बता दें। धन्यवाद जी। मेरे ख्याल से
ये इस तरह के एपिडेमिक आना इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले भी नीपा वायरस भी आए थे, एंथ्रेक्स का भी महामारी आया था, और अभी रिसेंटली हमने लोगों में भी देखा कि जो कोविड का सिचुएशन होता है, इट वाज आल्सो द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने लग के कोविड को, जिस तरह से राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने इसको काबू किया, और जिस तरह के कंट्रोल रूम बनाए गए, जिस तरह से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चलाए गए, शायद उस स्तर पे इसका संज्ञान नहीं लिया गया हमारे द्वारा। जिस तरह से हमें संज्ञान लेना चाहिए था कि जो ये लंपी वायरस है, इट इज ऑल्सो द सिमिलर काइंड ऑफ वायरल डिजीज। बिल्कुल। और इसके जो मुख्य बिंदु ये रहे कि अभी भी जो कंट्रोल रूम बने हुए हैं, लोगों में अवेयरनेस का कहीं पे भी हमें अखबारों में भी देखने को नहीं मिलता कि अगर इससे कोई जानवर मर जाता है तो उसका सिस्टमेटिक जो आपका प्रोटोकॉल है, पशु चिकित्सा डिपार्टमेंट द्वारा जो जारी की गई है गाइडलाइन, उसके अकॉर्डिंग इसका डिस्पोजल होना चाहिए। नहीं उतने संसाधन वहां पे गांव में नजर आ रहे हैं, पंचायत के पास भी, या नगर निगम के पास, या नगर पालिकाओं के पास। तो सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है कि ये जिस तरह से खुले में डेड एनिमल्स को डाला जा रहा है, और स्पेशली बीकानेर की अगर बात करें तो जोरबीड़ कंजर्वेशन रिजर्व जो अपने आप में वाइल्ड लाइफ एरिया, प्रोन एरिया है, डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स एक साथ वहां पे सर्वाइव करते हैं, और ये हमारा कल्चर भी रहा है। जो महामारी आज चाहे नीपा वायरस की बात करें, वो चमगादड़ से आया था लोगों में। अगर आप दूसरे किसी वायरस की करें, एंथ्रेक्स की बात करें, तो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल दोनों में मिलता है। तो सबसे जरूरी चीज है लोगों में इसकी जानकारी है, इसका ट्रीटमेंट बहुत कन्वीनियंट है, इसको आइसोलेशन में एनिमल को रखा जाता है। लेकिन जो जरूरी चीज है, जो एनिमल डेड हो गए उनको हमें कवर करके ले जाना पड़ेगा। जिस तरह से हमने कोविड में भी डेड बॉडीज को जिस तरह से डिस्पोज ऑफ किया है, इसी तरीके से सीरियसली इसी को भी डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं दिख रहा है। और इसकी वजह यह है कि ये वायरस उस डेड बॉडी में 15 से 20 दिन तक सर्वाइव करता है, क्योंकि उस बॉडी का जो नेचुरल डिस्पोजल प्रोसेस है कि उसमें स्कैवेंजर आके उस डेड बॉडी को खा लेते हैं, या जो खाल इकट्ठी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो आके उसकी खाल उतार देते हैं। क्योंकि इस वायरस से जब डेड बॉडी में खाल में छेद हो जाते हैं तो ठेकेदार को वो चमड़ा में काम नहीं आती, इसलिए उसका चमड़ा बनाने के काम की नहीं रहती और उसको हटा दिया जाता है वहां से। वरना तो जो डेड बॉडी रूटीन में जो कार्कस डंपिंग ग्राउंड है हमारे शहरों में जो बने हुए हैं, गाँव में भी बने हुए फिक्स स्पॉट बने होते हैं जहाँ पे जो भी डेड एनिमल्स है, फॉर एग्जाम्पल जोरबीड़ की बात करें तो 30 से 40 गायें पर डे वहां पे आती है, और उनकी खाल उतार ली जाती है और वो एक तरह से डिस्पोज ऑफ हो जाता है ओपन में। जिनको वल्चर्स भी, वो चाहे लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, व्हाइट रम वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर है, और माइग्रेटरी वल्चर भी। एशिया की सबसे बड़ी आबादी जोरबीड़ में इसी वजह से आती है कि यहाँ पे डेड एनिमल्स को डिस्पोज ऑफ करके रखा हुआ होता है, ओपन में कार्कस पड़े रहते हैं, उन्हीं पे इसके वेंचर सर्वाइव करते हैं, वो चाहे जैकल्स हो, हाइना हो, क्रोज। जी, तो बहुत मुनासिब बात आपने की है कि इसको लेकर सावधानी बरतने की ज़रूरत यह है कि अगर एक तो डिस्पोज करने को लेकर सावधानी बरते, कवर करके ले जाएं, क्योंकि जो 15 से 20 दिन का जो समय आपने बताया कि उस दरमियान भी जो है वो दूसरे पशुधनों को भी प्रभावित कर सकते हैं, संक्रमण की चपेट में ले सकते हैं। तो जितने लोग सुन रहे हैं कम से कम इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। चलिए अब कॉलर का रुख करेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। नाम बताएं अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं, परिचय दीजिए अपना। हेलो जी महाशय, परिचय दीजिए। हाँ सर, मैं अजय लाल बोल रहा हूँ दौसा से। जी स्वागत है, बताएं। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे लंपी बीमारी चल रही है अभी गायों में, तो इनका दूध, दही और छाछ ये खाने पीने में यूज ले सकते हैं क्या? चलिए, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। हालांकि इसका जवाब जो विशेषज्ञ जो है दे चुके हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है अगर दूध को उबाल कर ठंडा करके अगर इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इसको लेकर जो है जवाब ले लेता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल बहुत ही बेसिक है, डॉक्टर धर्म सिंह जी इसका जवाब देंगे। और बता दीजिए कि क्या कुछ किया जाना चाहिए एहतियातन कि उसके संक्रमण से जो प्रभावित गायें हैं उनके दूध या जो भैंस है उनके दूध से कोई इंसानी नुकसान ना हो, क्या कुछ किया जाना चाहिए? और कोशिश हो तो क्या परहेज भी कर लेना चाहिए? किसान भाइयों, आपको पहले भी हम लोग बता चुके हैं, अभी भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इस बीमारी में जो दूध है उसको हम उबाल करके, उसको बहुत अच्छी तरह से काफ़ी लंबे समय तक उबाल करके काम में लिया जा सकता है। पहली समस्या तो ये कि इसमें बीमार जानवर है, उसमें दूध देने की क्षमता कम हो जाती है, वैसे ही दूध नहीं देता। तो अगर थोड़ा बहुत अगर वो दूध दे रहा है तो उसे दूध नहीं लें, क्योंकि इस जानवर में कमजोरी आ जाती है। या उसके बछड़े को अगर वो दूध पिलाता है तो थोड़ा दूध अगर हो गया है
तो दूध नहीं निकालें, लेकिन दूध को उबाल करके लेने से या उसका दही बनाने से या मट्ठा बनाने से किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर जानवर प्रोडक्शन में है, अच्छा दूध दे रहा है, आप अच्छा उसको खिला रहे हो और देने की स्थिति में है, तो उसका दूध को उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन धर्म सिंह जी, सवाल ये कि ये भी है जो हम लोग चर्चा की शुरुआत में बात कर रहे थे, हमारे संवाददाता जैसे बता भी रहे थे कि जो दूध निकल रहे हैं और अपने निजी इस्तेमाल में तो लोग उसको गर्म करके ठंडा करके इस्तेमाल में ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो डेयरियों में देते हैं, कई जगहों के अलग अलग जगहों के दूध को इकट्ठा किया जाता है, उसमें अगर किसी संक्रमित गाय का दूध मिक्स हो जाता है और उसको बिना गर्म किए किसी इस्तेमाल में ले लेते हैं या प्रिजर्व कर लेते हैं, तो उसका क्या नुकसान है, और है तो क्या है? डेयरियों में जितने भी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की जो फेडरेशंस है, उनके थ्रू जितना भी दूध आता है, वो उनका एक सिस्टमेटिक वैज्ञानिक पद्धति से वहाँ दूध पास्चराइज होता है पहले, और पास्चराइजेशन होने के बाद ही उसको पैकेजिंग होती है और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए वो दूध तो बिल्कुल सेफ है। हाँ। उसमें सारा वैज्ञानिक पद्धति से उसको पास्चराइज किया जाता है, उसका पैकेजिंग की जाती है, उसको दूध को डेयरी के माध्यम से दूध में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। समस्या हो सकती है कि हम लोग जो वेंडर्स हैं या जो डेयरी छोटी हैं और किसी लोगों ने अपने उद्योग छोटे उद्योग लगा रखे हैं, उनके पास पास्चराइजेशन की व्यवस्थाएं नहीं है प्रॉपर, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो बिल्कुल बिना पास्चराइज किए, बिना बॉयल किए, बिना ठंडा किए और उस दूध को बिल्कुल सेल नहीं करें। क्योंकि शहरों में या कस्बों में लोग आपके विश्वास के ऊपर दूध लेते हैं, और हालांकि ये जूनोटिक डिजीज नहीं है, ये जानवरों से आदमियों में ये बीमारी बिल्कुल नहीं फैलती है। इसका ये शुक्र करता हूं मैं इसका कि ये वायरस जो है वो जूनोटिक नहीं है, अदरवाइज तो ये बिल्कुल और हमारे यहाँ हाहाकार मच जाता। लेकिन फिर भी क्योंकि दूध के माध्यम से वायरस फैल सकता है, दूध में वायरस आता है, मनुष्य में नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ। लेकिन फिर भी हमें सेफ पर्पस से अपनी सुरक्षा अपना एहतियात कोशिश ये होनी चाहिए कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि दूध तो अगर कम है प्रोडक्शन तो उसे ना निकालें, और अगर छोटे जो उद्योग के तौर पर दूध का काम कर रहे हैं वो लोग भी कोशिश करें कि ऐसे दूध को सप्लाई या मिक्स ना करें। चलिए, कुछ कॉलर हैं हमारे साथ, दौसा से हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। नाम बताएं अपना और बताएं क्या कुछ कहना चाहते हैं आप। लक्ष्मण जी, जी लक्ष्मण जी बताएं। हमारे पशुओं में 26 से 27 दिन लंपी बीमारी और ये पग में सूजन है, और अब ये चमड़ी उतर रही है पग की, एक पैर की उतर गई, दूसरे की चालू हो गई। इसका क्या स्थायी समाधान? ये कितने गायों में है? ये गाय है हमारे तो एक ही जी। अच्छा, ये गाय में, ठीक है। मैं चाहूँगा धर्म सिंह जी बहुत संक्षिप्त में इसका एक बार जवाब आप दे दीजिए, और उसके बाद हम अपने संवाददाताओं के पास जाएंगे। जी, पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि एक तो कुछ बहुत विशेष ध्यान रखने की ये आवश्यकता है कि जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड है, बहुत सारे केसेस हमारे पास, बहुत सारे फोन ऐसे आते हैं कि पशुपालक भाई सोडियम हाइपोक्लोराइड को गायों के ऊपर छिड़क देते हैं। ये बहुत ही जहरीला वो है, इससे जानवर को बहुत नुकसान होता है, उसकी स्किन स्लिप हो जाती है, बहुत बीमारी हो जाती है और जहर हो जाता है। इसलिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग सिर्फ आपको आपके जो बाड़ा है या आपके जो एरिया है उस पर छिड़कने के लिए है, वो पशुओं के ऊपर बिल्कुल नहीं छिड़कें। दूसरा, आपके अगर जानवर में स्किन स्लिप हो रही है, मतलब अगर स्किन उतर रही है, तो उस पर ऑइंटमेंट लगाने के लिए आप निकटतम पशु चिकित्सालय में या संस्था में संपर्क करें, उसके ऊपर दवाई लगाने की भी है। क्योंकि ये लम्प्स हैं, इसमें मक्खियां नहीं बैठनी चाहिए, या स्किन उतरने के बाद में जानवर को बहुत खतरा होता है उसका, मक्खी बैठेंगी, जानवर आएंगे, कीड़े मकोड़े, तो वो दूसरे जानवर में भी फैलाएंगे और इस जानवर को भी खतरा है। इसलिए इसके लगाने की दवाई जो मैलम है, वो जहाँ से स्किन उतर रही है वहाँ आप लगाने की दवाई लगाएं। जानवर को अच्छा खाना दें, अच्छा चारा खिलाएं, हरा चारा दें, इसके साथ गुड़ खिलाएं, और जो दूसरी दवाइयाँ मैंने बताई हैं जो हैं उसके लिए। और पशुपालक भाइयों को मेरा ये निवेदन है कि आप बिल्कुल इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जनसेवी संस्थाओं के साथ साथ मीडिया चैनलों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें वैज्ञानिक तरीके से और इस पे सेंसिटिव होने की आवश्यकता है। हमने इसको वैसे नहीं लिया जैसे कोरोना को लिया था। ये बहुत अति आवश्यक है कि हम उतनी ही गंभीरता से इस बीमारी को लें, पशुपालक भाइयों को सचेत करें, उन तक ये चीजें जाए और उनकी मदद करें। क्योंकि जानवर, हमारे यहाँ तो पशुपालन
राज्य की बैकबोन है। हमारे यहाँ जो किसान भाई है, पशुपालक भाई है, उसका सारा का सारा जो है वो दारोमदार पशुपालन पे है, निर्भर करता है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी पूर्वी राजस्थान में विशेष तौर से इस बीमारी का प्रकोप अभी ज्यादा है। इसका जो 20 दिन का कोर्स है, बिल्कुल जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर धर्म बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में आप लोग जो है कुछ कदम अपनी तरफ से उठा देते हैं, तो उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं उठाना पड़ जाता है। तो इसीलिए जो है आप चिकित्सक से परामर्श लें, और जो गाइडलाइंस में कही गई है, चाहे वो हाइपोक्लोराइड और बाकी चीजें जो है वो जानवर पर उसका छिड़काव नहीं करना है, आपको साफ सफाई के लिए आसपास करना है, क्योंकि उसका नुकसान भी जानवरों को होने लगता है। चलिए हम एक बार शशि मोहन का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हैं। शशि मोहन, ये चर्चा बेहद आज जरूरी इस लिहाज से क्योंकि लगातार जो है ये एक ऐसा वर्ग है, पशुपालक वर्ग, कृषक वर्ग, जो जागरूक कम होता है, उन तक जो है तमाम चीजें कम पहुंच पाती हैं। ऐसे में जब ये लंपी वायरस आया तो शुरुआत में उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर करना क्या है, संसाधनों का भी अभाव और जानकारी का भी। मौजूदा समय में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में 10 दिन 15 दिन बाद जो है राजस्थान में लंपी वायरस का कहर कुछ कम होता दिखेगा, कुछ संतुष्टि नजर आ रही है लोगों में? अभिनव, लंपी वायरस का कहर तो कम हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन मृत पशुओं के आंकड़ों में जो अंतर्विरोध की स्थिति आई वो बड़े सवाल और आशंका खड़ी करती है। हालांकि जो पशुपालन विभाग के सचिव हैं पीसी किशन, उनका दावा है कि आने वाले 20 दिन में स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, हालात सुधर जाएंगे, क्योंकि पिछले 10 दिन का अगर पशुओं के मरने का आंकड़ा देखें तो उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। अभी केवल जोधपुर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जहां पर 1 लाख से पार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा है, जबकि कुल 10 लाख संक्रमित हैं और 2 जिलों में 1-1 लाख से ज़्यादा संक्रमित पशु हैं, और 12 जिला ऐसा है वहां पर 0 संक्रमण है, यानी अभी तक एक भी मामला लंपी वायरस का नहीं मिला है। कुछ जगह चिंता की बात ऐसी है, देखिए राजस्थान की टोपोग्राफी कुछ इस तरह की है कि पश्चिमी हिस्से जो हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, और इसके साथ में जो उत्तरी हिस्से के गंगानगर जैसे ज़िले हैं, वहाँ पर गाय ज़्यादा पाली जाती है और इसलिए वहाँ संक्रमण गाय में ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन जैसे हरियाणा में भैंस ज़्यादा पाली जाती है, और आप देखेंगे अलवर, भरतपुर और ये जो इलाका है इसमें भैंस ज़्यादा पाली जाती है, उत्तर प्रदेश में भी भैंस ज़्यादा पाली जाती है, इसलिए वहाँ अलग तरीके की आशंका है। वहाँ अगर भैंस में लंपी वायरस फैल गया तो उन लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत है, लेकिन गाय को लेकर के वो इतने ज़्यादा आशंकित नहीं है, क्योंकि उनके दूध का मुख्य स्रोत भैंस है। हालांकि जो घाना अभयारण्य है वहाँ पर जो आवारा गाय घूम रही हैं वो लंपी संक्रमित बताई जा रही हैं, लेकिन उनसे अगर दूसरे पशुओं में फैल गया, और जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, धर्म सिंह जी बता रहे थे कि घबराने की बात इसलिए नहीं है कि ये पशु से इंसान में नहीं आ रहा है, इसलिए ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी स्टेज पर वायरस में म्यूटेशन हो गया और ऐसी आशंका फैलने लग गई तो क्या होगा। बहरहाल जो कोविड प्रोटोकॉल था करीब करीब वैसी ही बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तीसरे से चौथे दिन में लक्षण आ रहे हैं और 15 दिन का क्वारंटाइन रखना चाहिए, दवाएं सही देनी चाहिए, डाइट सही देनी चाहिए, लेकिन आंकड़े भी सही देने चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत वाजिब बात शशि मोहन कही है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें अंतर विरोध है। जमीन पर कुछ और आंकड़े हैं जो पशुपालक बता रहे हैं, जो स्थानीय बता रहे हैं, जो जमीन पर नजर आ रहा है वो आंकड़े कुछ और हैं, जबकि सरकारी कागजों में जो है कुछ और आंकड़े हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। आंकड़ों में जो है हेर फेर या फिर अंतर विरोध कुछ और भी परेशानियों को खड़ा कर सकता है। शुक्रिया शशि मोहन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। त्रिभुवन रंगा के पास चलते हैं। त्रिभुवन, किस तरीके की स्थिति वहां पर देखी और जो प्रोटोकॉल की बात हो रही है, क्योंकि बीकानेर से आई तस्वीरों ने हाहाकार मचाया था। हालांकि कहा गया कि वो एक अलग व्यवस्था है, गिद्धों की वजह से जो है वहां पर डाल दिए जाते हैं मृत पशुओं को, लेकिन वहां पर लंपी डिजीज से जो संक्रमित गाय हैं जिनकी मौत हुई है, क्या वो भी वहां पर डंप किए गए हैं, या फिर उन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीकानेर में कुछ और भी अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं प्रोटोकॉल के तहत देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल अभिनव, जिस तरह की आप बात कर रहे हो, जिस तरह का आपने जिक्र किया है, बीकानेर में जो तस्वीर दिखी थी वो हाहाकार वाली, लेकिन जो प्रशासन है उसने ये दावा किया है कि जो डंपिंग यार्ड है वहाँ पे लंपी वायरस से जो भी गाय मरी थी वो वहाँ पे नहीं है। हालांकि एक कद्दू का पशु हो सकते हैं, लेकिन जो जिस तरह से बहुयात में बताए गए थे वैसा कुछ भी नहीं है। वो एक
गिद्ध क्षेत्र है और जहाँ पे नियमित रूप से जो मृत पशु है उनको वहाँ फेंके जाते हैं। हालांकि प्रशासन ने उसके बाद में वहाँ पे जो लंपी से जो गाय आई थी उनको दफनाया भी है और नया प्रोटोकॉल भी जारी किया है। जो आसपास की गौशालाएं हैं वहाँ भी प्रोटोकॉल शुरू से ही लागू हो रहा है। बीकानेर की जो सबसे बड़ी गौशाला थी वहाँ शुरू से प्रोटोकॉल लागू है। वहाँ बता दें कि जो भी गाय है जो इस बीमारी से पीड़ित है उसका दिन में 2 बार टेम्परेचर चेक होता है, सभी का डेटा तैयार किया जाता है, किस गाय को कितना टेम्परेचर हुआ, कितना बुखार आया और क्या उसको दवाई दी गई और उस पर क्या खाना दिया गया। अगर ये तमाम चीजें हैं त्रिभुवन तो कहीं ना कहीं सुखद स्थिति है और आने वाले समय में और बेहतर व्यवस्थाएं हो यही उम्मीद जो है हम कर सकते हैं। और जो तस्वीरें आती हैं सामने, जो लोगों की बातें सामने आती, जो उनकी परेशानियां और चुनौतियां हैं वो जल्द से जल्द दूर हों, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब कुछ कॉलर ले लेते हैं और फटाफट जो है उनके जवाब भी लेंगे। जी नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम दिनेश है, विश्नोई लोहावट। जी विष्णु साहब बताएं क्या कहेंगे? तो देखो हमारे गांव छोटा सा गांव है लोहावट, इसमें हमारे तो गरीब आदमी है सर, 1-2 गाय रखते हैं वो भी इसी बीमारी से चली गई। बीमारी पे कोई सरकार एक्शन तो नहीं ले रही है अभी तक। अच्छा क्या करे सर? चलिए ये आपके दुख का जो है निवारण करेंगे। मुझे लगता है कि इस पर सरकारों ने सर्वे कराने की बात की है तो आपको इससे राहत मिलेगी। लेकिन मैं चाहूँगा डॉक्टर अमित के पास इसको लेकर। डॉक्टर अमित, जो बातें आ रही हैं कि गरीब लोग हैं, पशुपालन है का काम है उनका और इस तरह से चीज़ें चली जा रही हैं, तो क्या प्रॉपर सर्वे और तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लोगों को उसके जो एक राहत है वो मिलना चाहिए? मौजूदा समय में क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जो बार बार बातें हो रही है अंतर विरोध है आंकड़ों में, क्या वाकई ऐसी स्थिति है? हेलो सर। जी सर मैं गारा बोल रहा हूँ, तहसील गुड्डा मालानी, जिला बाड़मेर, गांव मेरा अजानी की डाणी है। ठीक है बताएं। सर ये मेरे गांव 10-15 दिन से बीमार है। हाँ, लक्षण क्या है? जो डॉक्टर के पास में जाते हैं तो 10 ग्राम मतलब देते, 10 ग्राम और कहाँ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है डॉक्टर अनिल इसका जवाब दे दीजिए। प्रोफेसर अनिल जी जवाब दे दीजिए। जो अभी बात कर रहे थे बीकानेर की, जोरबीड़ की, क्योंकि मैं एटलीस्ट पिछले 30 साल से जोरबीड़ में आ जा रहा हूँ। शहर के जो भी मृत मवेशी है वहां पे लाए जाते हैं और वो रूटीन में उनकी संख्या 30 से 40 होती है और उनकी खाल उतार दी जाती है। लेकिन पिछले कई टाइम से डंपिंग का जिसको कॉन्टेक्ट मिला हुआ है वो लंपी वायरस वाले भी वहीं ले जाके डाल रहा है। ये एक अपने आप में चिंता का विषय है, इसको मैनेज करना उतना ही जरूरी है। इसमें किसी तरह की कोई राजनीति या कोई प्रशासनिक या कोई आंकड़ों में द्वंद्व वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। कई जगह पे ओपन में आप चाहे हाईवे पे चले जाइए, जोधपुर हाईवे जाइए, जैसलमेर हाईवे जाइए, बाड़मेर हाईवे जाइए, सभी पे आपको गाँव में, पंचायत में, आसपास सड़कों पे मरे हुए मृत पशु मिलेंगे और वो लंपी से मरे, उनकी स्किन में छेद सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये एक अलग इश्यू है, ये प्रशासनिक स्तर पे होना चाहिए कि कितने पशु मर गए, कितने इंश्योर्ड थे, क्योंकि ज्यादातर जो पशु मरे हैं वो सारे के सारे जो आवारा पशु घूम रहे थे, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, वही मर रहे हैं। बाकी जो स्टॉल, यही वजह है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ये दिक्कतें आ रही हैं आंकड़ों को लेकर। और ये स्थितियां तो कोरोना काल में भी हमने देखी थी कि आंकड़े कुछ और थे, जमीन पर हकीकत जो है कुछ और थी। ठीक है, कुछ और कॉलर ले लेते हैं। नाम बताएं अपना और परिचय दीजिए। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बताएं क्या कहेंगे? वही जो लंपी वायरस चल रहा है वही रोग है कोई इलाज है क्या? जानना क्या चाहते हैं आप? उसके बारे में जानना चाहते हैं, इसका कोई इलाज के बारे में या कोई? अच्छा ठीक है प्रोफेसर अनिल एक बार इनका मार्गदर्शन कर दीजिए, ये जानना चाहते हैं। वैसे तो हम लगातार बता रहे हैं लेकिन कई लोग जो है देर से टेलीविजन सेट ऑन करते हैं, तो एक बार बता दीजिए कि कहाँ अलार्मिंग सिचुएशन उनके लिए है शुरुआती तौर पर, अगर वो एहतियातन बचाए हुए हैं अपने पशुधनों को, लेकिन अगर कुछ लक्षण ऐसे जिनसे उनको सचेत हो जाना चाहिए और फौरन पशु चिकित्सकों के पास जाना चाहिए, वो कौन सा फेज होता है? मेरे ख्याल से इनिशियल फेज जब आता है, जब उसमें फोड़े बनने शुरू हो जाते हैं और वो फूटते नहीं है, उससे पहले अगर आप वेटनरियन के पास जाते हैं तो वो आपको खाने के साथ, चारे के साथ देने की दवाई देते हैं, स्प्रे दे देते हैं, वो आप टाइमली डाल दीजिए।
मेरा ये कहना है कि चूंकि ये बीमारी जो है पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आती रही, लेकिन इसने जो विकराल रूप लिया है उसकी वजह है कि उनकी चराई में जो ट्रेडिशनल फॉडर या जो अपने ओरण या गोचर की जमीनें होती थी, जहां पे जाके चराई करते थे, उन जमीनों में निरंतर ह्रास हुआ है। वहां पे अंग्रेजी बबूल जैसे जूलीफ्लोरा जैसे प्लांट्स आ गए जो इनकी इम्यूनिटी घटा रहे हैं। न तो उनकी फॉडर वैल्यू है, न न्यूट्रिशन वैल्यू है। लेकिन जिस तरह की सेवान दामन घास हमारे यहाँ पे हुआ करती थी, जिस तरह की बुरट की चराई हुआ करती थी, वो घासें निरंतर कम होती जा रही है। बिल्कुल। उन पे अगर संरक्षित नहीं हुआ, अगर आपका पशु बीमार है और वो नहीं जा सकता है चारागाह में चरने के लिए, तो आप हाथ से मैनुअली वो घास काट के लाइए जो उसके लिए जरूरी है। अगर वो बेर का पाला खाना चाहता है तो उसको बेर की पत्तियां लाके खिलाएं। और ये सारे का सारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जो बिल्कुल, इससे पशुपालकों को ही फायदा होगा। अगर ये थोड़ा एफर्ट करते हैं ये तमाम चीजें, तो ये सीधे उन्हीं को इसका फायदा होगा। चलिए कुछ और कॉलर ले लेते हैं। जी नाम बताएं अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार, परिचय दीजिए अपना। सर मैं आनंद लोहार बोल रहा हूँ। सर ये जो मुद्दा क्या था, ये जो गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच के ऊपर डाल दे तो साहब क्या साहब ये गायों को बचना दे, इनकी जवाबदारी में दे दे साहब। ये क्या कह रहे हैं वो? कोई व्यवस्था आपके यहाँ आपके इलाके में नहीं की गई है डिस्पोजल को लेके कि अगर गायों की मौत हो जाए तो आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लेकर कोई जानकारी आप तक? के ऊपर जवाबदारी डाल देनी चाहिए सर। मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा था। हाँ। तो ये सूचना हर सरपंच के ऊपर दे देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के जो वार्ड मेंबर है, सरपंच है, इनके ऊपर जवाबदारी दे देनी चाहिए। सरपंच पे जिम्मेदारी तो है, लेकिन मैं आपको तकनीकी बात बताऊं कि सरपंच अलग से ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हम पर तो है, लेकिन बजट का जो है इशू है, हम कैसे अपने स्तर पर जो है इतने तमाम जो मृत गौवंश हैं उनको डिस्पोज कैसे करें। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी चुनौतियां सरकारी स्तर पर जो है ये बातें चल रही हैं। सरकार ने हालांकि इस मद में बजट जारी किया है, वो पहुंचेंगे आगे और उसके बाद कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं होंगी। अपील ये जरूर है सरकार से कि जल्द से जल्द जो है इसके लिए माकूल व्यवस्थाएं होनी चाहिए। शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और कोई कॉलर हमारे साथ? हेलो जी स्वागत है, बताएं। हाँ जी, हेलो जी, परिचय दीजिए अपना। वीवी गिरी। हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? जिले से। हाँ जी, ये जो बीमारी आई है, हाँ, इसका ट्रीटमेंट करा दिया, अपन जो घाव है, घाव कितने दिन में भरेंगे वो जरा पूछो उनको। चलिए ठीक है, वो सुन रहे हैं आपके सवाल को सीधे। डॉक्टर धर्म आप इसका जवाब दे दीजिए। अगर ट्रीटमेंट करा रहे हैं अगर जाकर पशु चिकित्सकों से, तो एक कोई टेंटेटिव कोई टाइम है क्या कि कितने दिन में घाव भरने शुरू हो जाएंगे, कितने दिनों में रिकवरी के चांसेस नजर आने लगेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है किसान भाई ने। जब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जैसे ही बीमारी के लक्षण 3 दिन में आना शुरू होते हैं और ये लगभग 10 दिन तक ये बीमारी बढ़ती है, जिसमें 3 से 5 दिन बाद में छोटे छोटे जो हैं आपकी लम्प्स हैं वो छोटी गांठें बन जाती हैं और उसके बाद में ये बड़ी हो जाती हैं और 10 दिन के बाद में इसकी रिकवरी फेज होता है वापस, जिसमें ये लगभग 10 दिन और लेता है। तो ये टोटल 20 दिन का है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, बशर्ते कि इसमें हाँ पूरी तरह से घाव भरने में समय लगता है, लेकिन पूरी तरह से घाव भर जाएंगे उसमें लगभग 2 महीने का समय लगेगा। अच्छा, चलिए ये अच्छी जानकारी की। लेकिन आपको खाने पीने की पूरी व्यवस्था रखनी है जानवर की, अच्छा खाना देना है, अच्छा खाना देना है और धैर्य रखना है, क्योंकि 2 महीने तक का भी समय लग सकता है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने बहुत बेहतर तरीके से मार्गदर्शन किया किसान भाइयों का और पशुपालकों का, और उनके मन में जो समस्याएं, जो कन्फ्यूज़न की स्थिति थी, आप लोगों ने दूर करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद यही है कि जी राजस्थान की इस पहल का फ़ायदा जो है तमाम कृषकों और पशुपालकों को मिलेगा। हमने कोशिश की है कि उन तक वो तमाम जानकारी पहुंचाने की, उनके कन्फ्यूज़न को दूर करने की, ताकि वो अपने स्तर पर अपने पशुधनों को बचाने की एक कोशिश कर सके और लंपी वायरस का जो कहर राजस्थान में देखने को मिल रहा है उससे निजात मिले और हम सब एक साथ मिलकर लंपी के खिलाफ खड़े हों, एक मुहिम की तरह इसकी लड़ाई लड़ें, ताकि जो है जल्द से जल्द राजस्थान की स्थिति जो है वो बेहतर हो सके। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।